हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो बन रही है वो अपना सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट किसका है? जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी आरपीएससी की जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए तैयारी करा रहे हैं। और टॉपिक है जनरल साइंस। ठीक है, इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो जो सब्जेक्ट है अपना वो है जनरल साइंस। साइंस की हम यहाँ बात करेंगे। साइंस में भी 3 पार्ट होते हैं, उसमें से मैंने चूज कराया सबसे पहले केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आज चर्चा करेंगे हम केमिस्ट्री के लिए। आई होप आपको पहला वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसके नोट्स आपने बना लिए होंगे। तो अब समय बर्बाद नहीं करते हुए हम देखते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक के लिए हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, पदार्थ की अपनी अपनी खुद की स्टेट होती है। पदार्थ की जो अवस्था मानी जाती है वो वैसे 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस। यदि इंग्लिश की बात की जाए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म होती है इन तीनों की। ये वैसे 8th या 9th क्लास का टॉपिक है, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मैं इस टॉपिक को रिपीट क्यों कर रही हूँ? रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अपन को ये पता है कि ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, वेरीफाइली प्लाज्मा अवस्था होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ इस टॉपिक को इसलिए लिया गया है कि हमने पढ़ा है कि संगलन, हिमन, क्वथनांक, गलनांक, ये सब क्या होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस के लिए हम ले लेते हैं बर्फ, आइस। ठीक है, द्रव के लिए मैं ले लेती हूँ पानी, और गैस के लिए हम ले लेते हैं वाष्प। ठीक है, आइस, वाटर एंड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन तो क्रिया होती है, तो ये वेपर, VAPOUR। ओके, अब यदि बर्फ को पानी में आपको चेंज करना है, बर्फ को पानी में चेंज करना है, मतलब कि ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में चेंज करता है, तब हम इस अवस्था को बोलते हैं गलन अवस्था। बोला जाता है ना, बर्फ पिघल रही है, तो इसको पिघलना भी बोल सकते हैं और गलन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यदि इंग्लिश की बात की जाए तो इसको अपन मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग। यदि पानी से वाष्प में कोई चीज चेंज हो रही है तो ये भी पिघल रही है, लेकिन ये वेपोराइजेशन क्रिया होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वाष्पन, मतलब वेपोराइजेशन। तो अभी आपको 2 चीज समझ में आई है कि यदि अपन को सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को चेंज करना है तो वो होगी मेल्टिंग पोजीशन होगी। लेकिन यदि लिक्विड से वेपर यदि आप बना रहे हो तो वो जो स्टेट होगी वेपोराइजेशन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, ये भी देख लो कि इधर टेम्परेचर कम होता है। जब हम ठंडे देशों में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और जब हम गर्म देशों में आते हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि सॉलिड से लिक्विड में हमें चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड में, मैं आपको एक चीज बारीकी से बता रही हूँ इसलिए क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जैसे मैं आपको करा रही हूँ, इसमें आपको बीच में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बीच में से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो टॉपिक हमें भले ही आता है लेकिन हम उसको पुटअप नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है। जितना भी मैं आपको समझा रही हूँ ना, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है इस चीज की। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं तो बर्फ का जो टेम्परेचर होगा बहुत कम होगा। इवन हम 0 डिग्री मानते हैं लेकिन हम बहुत कम मानेंगे। तो यदि हम ऐसी कंडीशन में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज के लिए अपर साइड में एरो लगाऊंगी मैं। ठीक है, इससे इस स्टेट में भी जाओगे तब भी टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इस चीज को नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए क्योंकि मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ओके, अब तक हम बात कर रहे थे बर्फ, पानी, वाष्प। ये क्रम हम कंप्लीट कर चुके। यदि वह वाष्प से पानी में आ रहे हैं तो इस अवस्था का नाम होता है संगलन, जमना। और यदि पानी से बर्फ बन रहा है तो भी इस स्टेट का नाम है संगलन। आ गई आपको बात समझने? बर्फ से पानी, गलन, पानी से वाष्प, वेपोराइजेशन, वाष्प से पानी, संगलन, पानी से बर्फ, संगलन। ओके, लेकिन इसके अलावा भी एक स्टेट होती है। इसके अलावा कौन सी स्टेट होती है? कि यदि बीच वाली स्टेट आए ही नहीं, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्ट वाष्प में चीज चेंज हो जाए। ठीक है,
बर्फ से डायरेक्ट वाष्प पानी में चेंज ही ना हो, तो इसका नाम होता है ऊर्ध्वपातन। इसका नाम क्या होता है? सिंथेसाइजेशन, मतलब कि ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बेसिकली बताती हूँ ऊर्ध्वपातन। इसके अंदर क्या होता है कि बर्फ से डायरेक्ट वाष्प बनती है, पानी कभी नहीं बनता है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसका एग्जाम्पल आपको बता देने चाहिए। एग्जाम्पल बताते हैं आपको, कपूर, नौसादर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ऊर्ध्वपातन के। अब यदि आप कहोगे कि मैम हमें तो गलन के और इन सब के भी एग्जाम्पल बताओ, तो इनके एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, पानी है, बर्फ है, बर्फ को यदि आप बाहर रख रहे हो तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसे गैस पे रखोगे, उबालोगे तो उबल जाएगा, पूरा वाष्पन हो जाएगी अवस्था। यदि वाष्प हो रहा है, उसके ढक्कन को आपने रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। आप देखते हो ना, गर्म चीज के ऊपर कोई चीज उबल रही है, उसके ऊपर आप प्लेट रख देते हो खाना बनाते हुए, तो क्या होता है? पानी आने लग जाता है उस प्लेट पे से। यही जो क्रिया है, ये जो बेसिकली क्रिया बताई ना मैंने आपको, ये जो क्रिया ये अपने जो एनवायरनमेंट में बारिश होती है ना, ये मौसम बड़ा बारिश का हो रहा है, तो ये बारिश के लिए भी वैलिड होती है। कि हम देखते हैं ना कि जब भी बरसात आने वाली होती है, उससे पहले मौसम क्या होता है? एकदम उमस हो जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी हो जाती है कि हवा नहीं चलती है। ठीक है, तो वो ह्यूमिडिटी का रीजन ही ये है कि जब तक वो उबलेगी नहीं चीज, तब तक वो क्या होगा? पानी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ये होता है कि जब भी हवा घुटने लग जाती है और बहुत बिल्कुल नहीं चलती है ना, तो ये माना जाता है कि अब क्या होने वाली है? बरसात होने वाली है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अब यदि मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं, तो दूसरा टॉपिक है अपना पदार्थ के अंदर परिवर्तन। पदार्थ के अंदर परिवर्तन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो मैं इसको लिख देती हूं, भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो मैं आपको सीधे सीधे स्टेट में बताऊं तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें किसी भी चीज की आउटर चीज ही चेंज होती है, केमिकली वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि भौतिक परिवर्तन को ऐसा भी माना जाता है कि यदि भौतिक परिवर्तन किसी चीज में हो रहा है तो वो उत्क्रमणीय अवस्था में भी होता है, बट ये एक्सेप्शनल है। जरूरी नहीं है हर किसी केस के अंदर ये उत्क्रमणीय अवस्था में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जनरली इसको माना जाता है कि यदि भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर उत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहा है। अब आप कहोगे उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? तो उत्क्रमणीय ये होता है कि क्रिया कारक से क्रियाफल बन रहा है और क्रियाफल से वापस क्रिया कारक बन रहा है। अब जैसे यदि मैं एग्जाम्पल बताऊं कि एक एक्सेप्शनल केस ही ले लेती हूँ, मोमबत्ती। ये बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है। मोमबत्ती को आप जला रहे हो, मोमबत्ती पिघल रहा है, पिघल रही है, पिघली हुई मोमबत्ती वापस मोमबत्ती के फॉर्म में बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। तो ये भौतिक परिवर्तन है इसका। ठीक है, किसी भी चीज के मतलब कि परिवर्तन, भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन, इसको अपन भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन, केमिकल फॉर्मेशन ही चेंज हो जाए। कि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो 100% अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब कि यदि एक बार आपने क्रिया कर दी तो काम हो चुका है, अब आप ये चाहो कि वापस वो अपनी पुरानी स्टेट में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, लकड़ी को आपने जला लिया, लकड़ी को आपने जला लिया, तो लकड़ी क्या, जली हुई लकड़ी, जब लकड़ी जल रही है, जलने के बाद क्या उस जली हुई लकड़ी से आप लकड़ी बना सकते हो? इम्पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, बिकॉज उसके केमिकल फॉर्मेशन में ही चेंज आ चुका है। कि जो आग जलाने वाली जितनी भी क्रिया होती है ना, कागज को जला दिया, राख बन गया, राख से आप कागज नहीं बना सकते, तो ये भी क्या हो गई है? रासायनिक परिवर्तन है। टूथपेस्ट है, आपने ब्रश किया उसके बाद उससे टूथपेस्ट कभी नहीं बन सकती, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब केमिकल फॉर्मेशन है। अब यदि मैं बात करूं कि पानी को उबाला, ठीक है, ठंडा कर दिया, वापस अपनी स्टेट में आ गया, तो ये भौतिक परिवर्तनों के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि यदि किसी भी चीज की रंग, गंध, ताप अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि किसी का रूप रंग बिल्कुल बदल रहा है, मतलब कि कोयले लकड़ी से कोयला बन रहा है, बिल्कुल ही अवस्था ही चेंज हो गई,
तो वो होगा रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन की एक खासियत होती है कि इन्हें वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं लाया जा सकता है। इससे जब भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा आप उसको समझना, उसको कोशिश करना कि आप ये कर सको कि क्या इसे वापस चेंज किया जा सकता है। यदि वापस चेंज किया जा सकता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आर्ट वाले और कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से हो, कई साइंस वाले बच्चे भी हैं। और इतना हम दिमाग लगा सकते हैं कि जहां भी केमिकल फॉर्मेशन चेंज हो रहा है वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होगा। लकड़ी को आप तोड़ रहे हो, वो केमिकल फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो भौतिक परिवर्तन है। अब लकड़ी वापस जुड़े ना जुड़े यहाँ सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन लकड़ी लकड़ी ही रहेगी टूटने के बाद, ये तो है। लकड़ी टूटने के बाद लकड़ी ही रहने वाली है, तो इसका मतलब कि टूटी हुई लकड़ी तो भौतिक परिवर्तन ही है। अब आप कहो कि कई लोग बोलते हैं ना कि भौतिक परिवर्तन सिर्फ उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, तो मुझे यहाँ लकड़ी को जोड़ के दिखाओ बिना किसी बैंडेज या फिर बिना किसी ग्लू के। पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। जो आप ग्लू डालोगे, जिससे भी आप उसको अटैच करोगे, पुरानी पोजीशन में तो नहीं लेके आ सकते हो उस चीज को, तो हम इसे उत्क्रमणीय नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, ये फैक्ट है कि लकड़ी लकड़ी ही रहने वाली है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मैंने अब आपको तरीका भी बता दिया कि मैं इसे उत्क्रमणीय क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वीडियो है, बच्चे भी देख रहे हैं, टीचर्स भी देख रहे हैं, काफी ऑब्जेक्शन भी इस चीज के ऊपर आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्शंस को लेस करने के लिए मैं इस चीज को पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी फालतू बात यहाँ पे नहीं बोली जाएगी जो एक बुक से पढ़ी गई है। कम से कम 4, 5, 8 बुक से स्टडी करके ये बातें बोली जाती हैं। और एक बात और है कि जो हमारे हिंदी साइंटिस्ट हैं, सॉरी साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे, राइटर हैं, बुक्स के राइटर हैं, और जो हमारे इंग्लिश राइटर हैं, ये नहीं, ये वाले राइटर नहीं जो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, नहीं, जो ब्रिटिश राइटर हैं, उनके और अपनी जो थीम है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन यहाँ के अकॉर्डिंग होती है, वहां जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है, वो प्रैक्टिकल लेवल होता है। यहाँ प्रैक्टिकल लेवल की एजुकेशन थोड़ी सी कम होती है, यहाँ तथ्यों पे आधारित एजुकेशन होती है जो मान ली जाती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेविएशन भी होगा ना इस चीज में, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया। इसके एग्जाम्पल आप खुद ढूंढोगे बहुत सारे। और यदि किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, यदि वो चाहता है कि पर्टिकुलरली मैं किसी बुक सजेस्ट करूं, तो वो मुझे बता दे, मैं उसको बुक भी सजेस्ट कर दूंगी। और अपने द्वारा जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1000 क्वेश्चंस की मेरी एक पूरी सीरीज बनी हुई है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन उनके चार्जेस लगेंगे और वो जुलाई से पहले आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके लिए आपको गूगल पर जाना होगा, वो मैं आपको बता दूंगी जब भी हमको लेने होंगे। अभी तो कोई एग्जाम हो नहीं रहा है, अभी तो हम बेसिक तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जुलाई के अंदर मैं अपने नोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगी और चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। और यदि आपको नहीं लगे कि कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ, तो वहां जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ भी वही नॉलेज दूंगी जो मैंने बुक्स में दी है। ठीक है, तो आप उस चीज की टेंशन ना लें। अब थर्ड जो चीज है वो है कुछ पदार्थों के उपनाम। अब एग्जाम्स में क्या होता है, कुछ पदार्थों के उपनाम पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या है। ये केमिकल फॉर्मेशन नेम है, बट ये केमिकल नेम नहीं है। ठीक है, जैसे कि गेहूं है, गेहूं का नाम होता है ट्यूट्रिकम एस्टिवम। मक्का, मक्का का होता है जियामीज। तो ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है, बट ये साइंटिफिक नेम नहीं है, ये उपनाम है। किन्हें और किस नाम से जाना जाता है? गेहूं का आपने कभी सुना है कि अपन बोलते हैं गेहूं की रोटी चाहिए? कभी किसी के मुंह से सुना है ट्यूट्रिकम एस्टिवम की रोटी चाहिए? जानेगा ही नहीं। आप यदि पूरे एरिया में घूमोगे ना कि भाई हमें ट्यूट्रिकम एस्टिवम दो, तो लोग पूछेंगे क्या पागल हो गया क्या? ठीक है, क्योंकि ये लोग इस चीज को नहीं जानते। ये साइंटिफिक नेम है, साइंस की लैंग्वेज के नेम है। तो यहाँ मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि साइंटिफिक नेम और उपनाम, इन दोनों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि वैज्ञानिक नाम में और उपनाम में क्या अंतर है। तो वैज्ञानिक नाम उसकी रासायनिक फॉर्मेशन के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, उसकी प्रजाति के ऊपर बनाया जाता है। और ये उपनाम है तो अब जहाँ पर जो चीज ज्यादा मिलने लग जाती है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कोयले को अपन बोलते हैं ना, जहाँ पर बहुत ज्यादा कोयला मिलता है और कोयला बहुत महंगा होता है, तो अपन इसको बोलते हैं ना यार ये तो काला सोना है एक तरीके का। तो इस टाइप से उपनाम। ठीक है, तो देखिए चाय, चाय को बोला जाता है हरा सोना। अब सोना वर्ड यूज में लिया जा रहा है, तो हम इतना ब्रेन लगा सकते हैं कि इसकी जो खपत है, खपत चाय की बहुत ज्यादा है। अपनी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा यूज ली जाती है चाय। चाय बहुत ज्यादा पी जाती है क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, कैफीन बोल सकते हैं इसको, इसकी हमें आदत लग जाती है। ठीक है, तो चाय भी एक नशा है और ये बहुत बुरी लत है। मतलब हर चीज की एक लत होती है, चाय भी उनके अंदर एक है कि यदि कोई चाय रोज पीता है तो उसको चाय चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की लत है। और ये काफी, जैसे कई लोग होते हैं बहुत थकावट होती है
या फिर उनके बहुत सिर में दर्द होता है, तो काफी लोग अपने रूटीन में बना लेते हैं कि हम चाय पियेंगे और सही हो जाएंगे। तो ये मेंटल हैबिट भी बना रखी है लोगों ने, ठीक है। तो चाय की खपत बहुत ज्यादा होती है, जहां चाय बनती है वहां से हम लोगों को इसको लेना होता है, ठीक है। तो वहां तो बहुत ज्यादा पैसा पहुंच ही जाता है, तो हम इसको सोना बोल सकते हैं। कलर इसका बता रखा है हरा सोना, चाय का हो गया हरा सोना। कपास को बोलते हैं सफेद, क्योंकि कपास सफेद होता है। पेट्रोल द्रव सोना लिक्विड फॉर्म में होता है। सोना, सोना तो राजा है ही धातुओं का, सबसे महंगा है। सबसे महंगा तो नहीं बोलेंगे, सबसे महंगा नहीं है सोना, प्लेटिनियम इससे भी महंगा है, ठीक है। एल्यूमिनियम आशा धातु बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन मेटल, ठीक है। ये हरा सोना है, इसको ग्रीन गोल्ड बोलेंगे, लेकिन ये ग्रीन मेटल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हुआ हो तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और बिल्कुल हम आपके साथ हैं यदि आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इन टॉपिक्स के अंदर तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ाया जाए उसको आप अच्छे से पढ़ो, यदि पढ़ोगे नहीं तो ये भी सिर के ऊपर से निकल जाएगा, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। थैंक यू।